नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक पुष्यमित्र जी की अभी एक नई किताब आई है, रुकतापुर। काफ़ी ये किताब अभी चर्चा में है और राजकमल प्रकाशन की ये किताब है रुकतापुर, जो मुख्य रूप से बिहार की समस्याओं पर केंद्रित है। इस समय बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, इस वजह से भी इसके मुद्दे कहीं अधिक सामयिक हो जाते हैं, प्रासंगिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अभी बात करें, अब चूंकि लेखक खुद हैं साथ में और इसलिए भी दूसरे की मेरे सीनियर हैं, तो इसलिए भी मुझे कम बोलना चाहिए। तो सर आप बताइए कि रुकतापुर क्यों आखिर इसे जरूरत पड़ी, क्या है इसमें? दरअसल ये जो किताब है रुकतापुर, ये उस बिहार की कहानी है जो अमूमन मीडिया में ठीक से नहीं आ पाती है। मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारिता करते हुए मैंने बिहार में ही कम से कम 12-15 साल तो जरूर गुजारे हैं। और ऐसा दुर्भाग्य रहा कि धीरे धीरे बिहार के उस चेहरे की खबर आनी बंद हो गई जो अविकसित रह गया था और पीछे छूट रहा था। तो जहाँ भी मैं रिपोर्टिंग करने जाता था तो ऐसी कहानियाँ, ऐसे चेहरे और ऐसी समस्याएं मुझे मिलती थी, लेकिन वो मीडिया में जगह नहीं पाती थी। उन कहानियों को बटोर के मैंने एक किताब बनाई है रुकतापुर वस्तुतः कहानी उस बिहार की है जो विकास के दौर में देश से लगातार पीछे छूटते जा रहा है। और वो फिर हम लोग तमाम कोशिश करने के बावजूद देश के विकास से कदम मिला कर नहीं चल पा रहे हैं। उसी कहानी को मैंने इस किताब में कहने की कोशिश की है। देश के विकास के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि सरकार की कोशिश ईमानदार है, लेकिन शायद जनता का उस तरह से साथ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जनता चाह रही हो, सरकार उस तरह से नहीं कर पा रही हो। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि सरकार भी चाहे, जनता भी चाहे, लेकिन शायद डायरेक्शन गलत है। और ढेर सारी समस्याएं। तो सबसे पहले कि वजह आपने क्या तलाशा, बिहार के पिछड़ेपन की वजह आपके हिसाब से क्या मिला? जहाँ तक किताब की बात है तो मैंने वजहों पर कम बात की है। मैंने परिस्थितियों का केवल खुलासा किया है जो लोगों से मेरी बातचीत हुई अलग अलग मसले पर। इस किताब में 7 अध्याय हैं मुख्य रूप से। उसमें एक पहला अध्याय पलायन पर है और विकास की गति पर है। दूसरा अध्याय पानी से जुड़ी समस्याओं पर है। तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। चौथा जमीन के मसले हैं। पाँचवा महिलाओं से जुड़ा मसला है। छठा खेती और कारोबार से जुड़ा है। और 7वां अध्याय जो है वो हायर एजुकेशन से संबंधित है। तो ये इन 7 अलग अलग मसलों पर जो मुझे अलग अलग बिहार के इलाके में कहानियाँ मिली रिपोर्टिंग के दौरान, वो कहानियाँ हैं, उससे जुड़े आंकड़े हैं और सरकार की पॉलिसी क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने जो कहते हो इसमें रखा है। मैं किसी नतीजे पर इस किताब में नहीं पहुँचा हूँ। हालांकि इस नतीजे पर इसको पढ़ने के बाद हो सकता है कि कोई विश्लेषक, कोई समझदार व्यक्ति कोई नतीजा निकाल ले और उसको कोई राह भी मिल जाए। फिलहाल मैंने कोई नतीजा तो नहीं निकाला है। समस्याएं इस किताब में अलग अलग तरह की, जैसा कि अभी सर चर्चा कर रहे थे, बेरोजगारी को भी लेकर के बात की गई है, स्वास्थ्य को लेकर के बात की गई है, जल जमाव को लेकर के बात की गई है, संभवतः सुखाड़ को भी लेकर के इसमें काफ़ी कुछ है और पूरे बिहार की अलग अलग कहानियाँ इसमें दर्ज हैं। समस्याओं के हिसाब से वजहें भी अलग हो सकती हैं और पता नहीं, आपने कहा कि समस्याओं पर ही है, समस्याओं के कारण और फिर निवारण। आपने वजह भले ही न दी हो, उसका निवारण क्या आपने तलाशने का प्रयास किया कि अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है, या सिर्फ समस्याओं पर ही केंद्रित है? देखिए, एज एक लेखक के रूप में मैंने सारी चीज़ों पर जो का त्यों रखा है, लेकिन बहुत आसान है इन सारी चीज़ों से मैं समस्याओं के कारण को भी तलाशना और समस्याओं के निवारण को भी तलाशना। एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पटना में हम जब घूमते हैं तो हमें पटना में बहुत भव्य इमारतें मिलती हैं, फ्लाईओवर्स मिलते हैं और सभ्यता द्वार जैसा स्मारक है, बहुत अच्छा संग्रहालय है। संग्रहालय को जोड़ने वाला एक टनल बन रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें पटना में दिखती है जो पटना के एक बेहतरीन छवि को हो सकता है कि दूसरे राज्य के लोगों के सामने रखते भी हो। लेकिन जैसे ही हम पटना से बाहर किसी भी इलाके में निकल जाते हैं, चाहे वो फुलवारी शरीफ का ही इलाका हो या आरा कोइलवर का इलाका हो या पार करके हम लोग हाजीपुर सोनपुर के इलाके में जाते हैं, तो वहाँ से असली बिहार दिखना शुरू हो जाता है। वहाँ आपको अस्पतालों की अव्यवस्था भी दिखेगी, वहाँ आपको स्कूलों की बदहाली, कॉलेजों की बदहाली भी दिखेगी और वहाँ लगभग हर इलाके में बाढ़ आती है उसकी तबाही भी दिखेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कतें भी दिखेगी, वो सारी चीज़ें दिखती हैं।
तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि विकास जो हुआ वो संतुलित रूप से नहीं हुआ। वो आंकड़ों में भी जाहिर है, आंकड़े भी इस किताब में काफ़ी हैं कि जब इस बिहार में पटना का प्रति व्यक्ति आए और 60,000 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है, आंकड़े हैं सही, लेकिन उसी वक्त से भर में 7,000 रुपये प्रति सालाना में लोग गुजारा करते हैं। तो एक संतुलित विकास की कमी रही। दूसरा, विकास का जो रास्ता चुना गया वो जैसे कि आपको सड़कें हर इलाके में मिल जाएगी, बेहतरीन सड़कें मिल जाएगी, अस्पतालों के भवन बन गए हैं, स्कूलों के भवन बन गए हैं, भवन और सड़क निर्माण विभाग ने खूब काम किया। तो लेकिन जब उन्हीं अस्पतालों में आप जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, उन्हीं स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ शिक्षक नहीं मिलते हैं। तो जो काम उसका पर्पस था वो पूरा नहीं हुआ। ठेकेदारों को रोजगार मिल गया, ठेकेदारों को लाभ हो गया और उसके साथ अधिकारी जो थे उनको लाभ हो गया, लेकिन उसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमने नौकरियां नहीं दी, जो आज इस बार चुनाव में मुद्दा भी बन गया है। हम लोगों ने उस फील्ड में काम नहीं किया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य का उसमें काम नहीं किया। उद्योग नज़र नहीं आते हैं बिहार में। बाढ़ हर साल आती है और क्यों आती है इसके बारे में कोई पड़ताल की जाती है, ना इसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, ना कोई बहुत ढंग की पॉलिसी बनती है। चमकी बुखार को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया रिसर्च नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों पर जो कमी रह गई और विकास को केवल सड़कों और बिजली से जोड़ दिया गया, ये एक बड़ी वजह हमारे पिछड़ने की रही। पलायन बड़ा मुद्दा है। पलायन को लेकर आप लोगों ने देखा भी, इसको कोरोना काल में 27 लाख लोग बिहार के मजदूर वापस लौटे और बहुत बुरी हालत में लौटे, हम सब लोगों ने देखा। तो जिस चीज़ को हम लोग छोटी समस्या समझ रहे थे वो कितनी विकराल समस्या थी वो समझ में आ गया। तो इन सारी समस्याओं को हम लोगों ने इग्नोर किया, सरकार ने इग्नोर किया और एक तरफा विकास करते रहे, इसलिए ये दिक्कत हुई। आज 15 साल बाद जब विपक्ष के साथ साथ लोग पूछते हैं कि आपने 15 साल में क्या किया, तो जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, जबकि आपने खूब बिल्डिंग बनवा दिया और ये करवा दिया, लेकिन बिहार नहीं बदला, ये कहा गया। विकास और समस्याओं के अलावा एक और जो चीज़ इस किताब में है वो है यहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर के भी। कैसे कोई एक सांसद, कोई विधायक पहुंचता है थाने में और अपराधी को थाने से भगवा देता है, और फिर इस तरह की घटनाएं भी बिहार में, ये उन समस्याओं से जिनका जिक्र हम लोग करते हैं, पलायन, बाढ़, ये वगैरह, इससे कहीं अलग एक कानून व्यवस्था की। हालांकि इस सरकार का, जिसका आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं, उसका दावा है कि उसने सबसे अधिक काम किया है कानून व्यवस्था को लेकर के, और विकास दर को भी वो के हिसाब से वो सरकार सीधे गुजरात से टक्कर लेने लगी है। डबल डिजिट का दावा किया जाता है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो कहते हैं कि हम इतना पैसा कहाँ चला है। इसके साथ एक और चीज है कि कहा जाता है कि कोई भी सरकार कभी परफेक्ट नहीं होती, सब कुछ, गरीबी हमेशा ही रहेगी, गरीब लोग कभी खत्म नहीं होते, चाहे जितना विकसित राज्य या विकसित देश की हम बात कर लें, समस्याएं भी रहेंगी ही कहीं न कहीं। तो ऐसे खोज करके समस्याओं को दिखाना, सरकार दावे कर रही है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है और कहीं कहीं तो वो रह ही जाएगा। इस किताब को फिर कैसे अधिक प्रासंगिक माना जाए, ये क्यों नहीं माना जाए कि नहीं खोज करके सिर्फ समस्याओं को जहाँ तहाँ से लाया गया है। देखिए, खोज करके लाया जाए या ना लाया जाए, एक बिहार में हम सब जानते हैं कि अल्टरनेटिव टाइप का मीडिया डेवलप हो गया है। जो मुख्य मीडिया है वो कभी उस बदसूरत चेहरे को, बिहार के बदसूरत चेहरे को नहीं दिखाता है जिस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर कर दें तो क्या हमारा काम चल जाएगा, कि क्या सरकार चल जाएगी। हम लोगों ने पिछले साल देखा कि जब चमकी बुखार से बच्चे मरने लगे और सरकार बिल्कुल रोकने में असहाय हो गई, तो तमाम पॉजिटिव बातों के बावजूद वो चेहरा सामने आ गया। हम लोगों ने देखा कि पिछले साल में जब पटना पानी में डूब गया और सरकार के डिप्टी सीएम को निकाला गया था छान के, तो कैसे हम लोग मान लें कि हमारा सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है कहने की प्रवृत्ति ने भी सरकार का बड़ा नुकसान किया है। सरकार ने हर उन तमाम जगहों पर ताला लगा दिया है, उसको रोकने की कोशिश की जो उसकी थोड़ी बहुत आलोचना कर सकते थे। उसने केवल अपने लिए अच्छी सी बड़ी बड़ी बातों को ही सामने रखने की इजाज़त दी, तो फिर उसमें विस्फोट होता है। ये अभी कोरोना में विस्फोट हुआ, पटना जलगांव में विस्फोट हुआ, जब मुजफ्फरपुर सेंट्रल हैंड कांड हुआ तो उस समय विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होता है, आप दबाएंगे तो विस्फोट होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें हुक्मरान को पता होना चाहिए। दूसरी बात की हुक्मरान की ही बात नहीं है, बच्चों की भी, इस देश के, इस राज्य की जनता की भी बात है, जो
लगातार पलायन करते हैं, हर साल बाढ़ झेलते हैं, चमकी बुखार झेलते हैं, कुपोषण झेलते हैं। उन महिलाओं की बात भी है जो दिक्कतों में जी रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल आपने कहा था कि कानून व्यवस्था का, जो कानून व्यवस्था से ज़्यादा वो अध्याय जो है जमीन का सवाल है। इस राज्य में 65% लोग भूमिहीन हैं और उनके सरकार जो उनको पट्टा देती है उस पर भी अधिकार नहीं दिला। वो केस उसी का है कि पट्टा मिला था लोगों को और सरकार उस पर अधिकार नहीं दिला पाई। उन लोगों ने मांग की तो कैसे एक दबंग राजनीतिक व्यक्ति ने लोगों की हत्या करवा दी। तो जमीन का भी सवाल है। ये सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनसे आप ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं, इसलिए इनका सामना तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल बुराई है। इस सेक्टर में मैंने लिखा है कि बिजली की व्यवस्था ठीक हुई, सड़कों की व्यवस्था ठीक हुई, बहुत सारे काम हुए। लेकिन एक पहली बात ये रही कि जिस तेज़ी से विकास की जरूरत थी उस तेज़ी से विकास नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि ये विकास सिर्फ ठेकेदार बेस्ड विकास हुआ, जो लोगों के जीवन बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आया। तो ये इस पर बात होनी जरूरी है। जो समस्याएं आप गिना रहे हैं लगभग सारे लोग वाकिफ हैं। बिहारी आमतौर पर कोई भी जो जागरूक आदमी है, मीडिया भले ही उसे न दिखाए लेकिन लोग जानते हैं कि यहाँ बाढ़ आती है, सरकार नहीं निपट पाती है, जल जमाव होता है, उससे चमकी का कहर टूटता है, या इस तरह से समस्या आती है, सुखाड़ की समस्या हो, भ्रष्टाचार की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, भूमि को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं सब ये समस्या आमतौर पर लोग जानते ही हैं। फिर इस किताब को पढ़ने की जरूरत क्या है? इस किताब में क्या ऐसा है कि जिसके लिए इस किताब को पढ़े और किस तरह के लोगों को ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए? देखिए, हम लोग सब समस्या के बारे में वाकिफ हैं, लेकिन बहुत मोटा मोटी वाकिफ है। इस किताब में मैंने कुछ ऐसा किस्से ढूंढे हैं जो उसके रिप्रेजेंटेटिव किस्से हैं। किस्से के साथ साथ उसमें आंकड़े हैं जो समस्याओं को इस्टेब्लिश करते हैं। तब मैंने विभाग से और अलग अलग जगह से उससे संबंधित सभी आंकड़े उठाए और फिर उस समस्या को इस रूप में पेश करने की कोशिश की है कि जो अगली सरकार हो वो उसके बारे में कोई बेहतर और दीर्घकालीन योजना बना सके और उस पर कोई काम कर सके। इसलिए उसको पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसको सरकार को पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि बिहार के बारे में जो बिहार के ही लोग वो अलग अलग तरीके से अनजान है यहाँ के अंदरूनी परिस्थितियों के बारे में, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। छात्रों को पढ़ने की ज़रूरत है जो बिहार को समझना चाहते हैं और बिहार से जो चीज़ें में बार बार अलग अलग तरीके से प्रस्तुति करनी होती है, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग पढ़ भी रहे हैं और उनको भी काम में। किताब ऐसे समय पर प्रकाशित हुई है कि कहीं इस पर भी आरोप लग सकते हैं कि ये कोई राजनीतिक एजेंडा के तहत किताब ऐसे ही टाइम पर नहीं प्रकाशित हुई है, या फिर ये एक संयोग है, या फिर आप सचमुच ऐसे समय में सरकार को बताना चाहते थे कि आपके 15 साल की उपलब्धि या पिछले 30 साल की उपलब्धि या पिछले सभी शासन की उपलब्धि ये है। देखिए, ये किताब इस समय में आई, ये एक संयोग भी है और सुनियोजित भी है। संयोग इसलिए कि ये किताब मैंने लिख ली थी पिछले साल सितंबर में और इसका प्रकाशन कई कारणों से टलता रहा। लेकिन जब टलता रहा तो प्रकाशक और मेरी इस बात में सहमति बनी कि हम लोग इसको चुनाव के समय में ही लाएंगे और ये जानबूझ के ही इसको चुनाव के समय में लाया गया। लेकिन चुनाव के समय में लाने का मकसद ये कतई नहीं था कि किसी एक राजनीतिक दल का नुकसान हो, किसी एक दूसरे का फायदा हो। ये एक तरह से मैंने इसको बिहार के वाइट पेपर के रूप में सामने रखने की कोशिश की है, ताकि जो सत्ता हमारी है उसको पता चले कि पिछले 15 साल में उसने क्या किया। क्योंकि मुझे याद है कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार पहली बार बनी थी, 2006 में उन्होंने पिछले 15 साल पर लालू जी और राबड़ी जी के राज का जो 15 साल था उसको एक वाइट पेपर पेश किया था और बताया था कि राज्य हमारा किस स्थिति से गुजर रहा है। तो उस 15 साल पर जब किया गया था और उन्होंने एक लक्ष्य भी रखा, वो आंकड़े भी इसमें है कि अगले 10 साल में बिहार को कितना बदलेगा, और वो उस लक्ष्य के साथ उन्होंने एक वाइट पेपर रखा। उसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव वाइट पेपर भी तैयार हुआ था जो कई संस्थाओं ने मिलकर किया था, उसमें मुझे भी शामिल किया गया था। तो वो जो वाइट पेपर था पिछले 15 साल का, और उसके आधार पर फिर एक चीज़ें इस्टेब्लिश हुई कि पिछला 15 साल जंगल राज था, पिछले 15 साल में कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें कही गई। तो उसका मकसद राजनीतिक भी था और उसका मकसद ये भी था कि फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो 15 साल है इस पर ये वाइट पेपर
एक पीपुल्स वाइट पेपर आना चाहिए, उस वाइट पेपर के रूप में मैंने इसको रखा है। दूसरी बात की विपक्ष, मुझे ऐसा लगा विपक्ष अभी जरूर एक्टिव है, पिछले 15 साल में विपक्ष न के बराबर एक्टिव है और तमाम मुद्दों के प्रति वो निष्क्रियता ही उसकी जाहिर हुई। तो इस किताब को मैंने एक जनपक्ष के रूप में, एक जनपक्ष विपक्ष के रूप में चुनाव के समय में रखने की कोशिश की, ताकि एक असली चेहरा दिखे। हालांकि अब विपक्ष भी एक्टिव हो गया, लेकिन उस समय तक एक्टिव नहीं था जब ये किताब आई, तो विपक्ष के रूप में भी इसको मैंने पेश किया था। किताब का नाम है रुकतापुर, और ये सब एक सिर्फ किताब का नाम न होकर के, सिर्फ एक शब्द न होकर के, अब ये एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, इस शीर्षक पर एक और ये सवाल की, ये रुकतापुर कैसे ख्याल आया? क्या आपने सोशल मीडिया पर भी पूछा था कि आप रुकतापुर बताइए कि असली कहाँ है? और उसमें पूछा गया था स्टेशन या किसी जगह का नाम, लेकिन इसमें दिया है एक पुल का चित्र। इसके बारे में बताएंगे, ये पहले इससे पहले कि ये रुकतापुर नाम रखने का ख्याल कैसे आया? रुकतापुर नाम भी मुझे एक रिपोर्टिंग के दौरान ही मिला। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में एक रिपोर्टिंग के दौरान घूम रहा था, तो एक ट्रेन में मैं जब यात्रा कर रहा था, वो ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी और बार बार अलग अलग जगह रुक जा रही थी। तो वही एक यात्री ने मुझे बताया, मैंने पूछा कि ये कौन सा स्टेशन है, तो उन्होंने मजाक में बताया कि ये रुकतापुर स्टेशन है। फिर मैंने पूछा कि रुकतापुर, तो उन्होंने बताया कि जहाँ भी मर्जी हो ट्रेन रुक जाती है, और जब जहाँ मर्जी वहाँ ट्रेन रुक जाए तो उसको हम लोग रुकतापुर ही कहते हैं। तो फिर मुझे याद आया कि हमारा बिहार भी तो ऐसा ही है, वो जहाँ मर्जी वहाँ ठहर जाता है आगे बढ़ते बढ़ते। तो आगे बढ़ते बढ़ते जो बिहार बीच में ठहर जाता है, इसलिए वो रुकतापुर है। ऐसा नहीं है कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उस गति से नहीं बढ़ रहा है और बार बार उसके विकास की प्रक्रिया में ठहराव आ रहे हैं, और वो जनता की वजह से भी हो रहा है, सरकार की वजह से भी, समाज की वजह से भी। तो जो बार बार जो बाधाएं हैं और ठहराव है, उसके लिए मैंने उसको रुकतापुर नाम दिया। दूसरी बात, जो ये पुल की तस्वीर है, वो पुल की तस्वीर उससे थोड़ी अलग कहानी है इसकी। ये अभी कोरोना के वक्त में मैं जब अपने गांव जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ये पुल दिखा अपने गांव के पास। ये पुल 2017 में बन चुका है और इसका संपर्क पथ दोनों तरफ से नहीं बना है, इसके नीचे की नदी सूख गई है। तो ये बिहार के मौजूदा स्थिति को दिखाता है कि जहाँ विकास तो हो रहा है, कहने को कहेगा कि हम अगर आंकड़े में पेश किया जाएगा तो कहा जाएगा कि पूर्णिया जिले के धमदाहा गाँव के पास एक पुल बन गया, लेकिन ये पुल पब्लिक के किसी काम का नहीं है। तो जो मैंने पहले ही कहा कि हमारा विकास कंस्ट्रक्शन का विकास है, ठेकेदारों का विकास है। तो एक ठेकेदार का जरूर विकास हो गया, लेकिन पब्लिक को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। तो ये उस विकास की कहानी है जिसमें सरकार, सत्ता, प्रशासन और ठेकेदार सब खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन उस पैसे का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता है। इसी को मैंने यहाँ किताब का नाम है रुकतापुर, और साथ में इसका टैगलाइन की तरह दिया हुआ है, बिहार जहां थम जाता है पहिया बदलाव की हर गाड़ी का। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। और उसके बाद में फिर एक वरिष्ठ पत्रकार का संकलन है विभिन्न किस्साओं, विभिन्न कहानियों, जो सच्ची घटनाएं उनकी, और साथ में डाटा, सरकारी आंकड़े हैं, निजी आंकड़े भी अलग अलग एजेंसियों की, और वो चीजें बताएंगे कि आखिर ये रुकतापुर कैसे हो गया, बिहार आखिर रुकतापुर कैसे बन गया। राजकमल की ये किताब है, पुष्यमित्र जी की ये तीसरी किताब है। इससे पहले जब नील का दाग मिटा, चंपारण 1917, ये किताब आ चुकी है, और फिर रेडियो कोसी, ये तीसरी किताब रुकतापुर है। राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। और इसकी पेपर बैक में कीमत है 250 रुपए। आप दुकान पर जब जाएंगे तो मोल जोल आप कर सकते हैं इसमें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें, और किताबालय प्लेलिस्ट में आप जाएं तो वहाँ पर अलग अलग लेखकों से मुलाकात या फिर अलग अलग किताबों के वीडियो समीक्षा आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।